नमस्कार, उत्तराखंड के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप सभी के साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबरों के साथ। उत्तराखंड नियामक आयोग ने नियमावली में संशोधन की जानकारी जनता से साझा करने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लंबे समय से बिजली कंज्यूमर को जो क्लेम मिल रहा था वो काफी कम था, अब उसमें बदलाव किया गया है। कई और भी बदलाव किए गए हैं। इसकी जानकारी आयोग के अध्यक्ष और सदस्य सचिव ने दे दी है और साथ ही बताया है कि किस तरह से बदलाव किए गए हैं, इससे उपभोक्ताओं को कितना फायदा मिलेगा, इसकी जानकारी भी दी गई। इसमें हमने एक्चुअली जो 15 साल से सिस्टम चला आ रहा था उसमें काफी कुछ चेंजेस किए हैं। जिन मानकों में पहले हमने उपभोक्ता को कंपनसेशन नहीं दिया जाता था, जैसे सबसे पहला होता है आदमी जब उपभोक्ता बनता है तो सर्विस कनेक्शन लेता है वो। तो आज की डेट में अभी तक सर्विस कनेक्शन अगर लेने में जो जनरल शिकायत होती है कि साहब बहुत टाइम लगता है, तो जो डिले होती थी उस पर उनको कोई क्षतिपूर्ति नहीं मिलती थी। तो जो हमने 15 दिन का टाइम दे रखा है, अगर जिस केस में तो उसमें 15 दिन के अंदर उसको कनेक्शन नहीं दिया जाएगा तो 16वें दिन से उसको क्षतिपूर्ति कंपनसेशन का हकदार हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली उसके बिल में एडजस्ट होगी। जितने दिन का जितने पैसे जमा किए उसके हिसाब से उसका हमने स्टैंडर्ड दे रखा है। जैसा आपको आरडी चेयरमैन साहब ने बताया है, इसके खिलाफ कार्रवाई। तो वहीं काशीपुर में 3 सराफा कारोबारियों को 3 अलग अलग फोन कॉल्स के जरिए धमकी मिली है। बताया जा रहा है कि 1.5 करोड़ की रंगदारी की धमकी मिलने के बाद अब पुलिस सक्रिय हो गई है और पुलिस कप्तान ने काशीपुर पहुंचकर व्यापारियों को हर संभव सुरक्षा का भरोसा दिया है। साथ ही उन्होंने कहा कि धमकी भरी कॉल करने वालों को ट्रैक कर सलाखों के पीछे भेजेंगे, जिसको लेकर एसटीएफ के साथ साथ निकटवर्ती राज्यों की पुलिस भी मदद कर रही है। जानकारी मिली कि एक ही नंबर से 3 अलग अलग लोगों को 4 घंटे की गैप में 3 लोगों को कॉल्स आई है और काफी संदेहास्पद ये भी है कि एक ही नंबर से जो कॉल आई है वो 3 अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं। ठीक है, ये सारे बातें अपनी जगह, हमने अपना सीरियसनेस तभी दिखा दिया है। तो ये जो फोन आए हैं कोटद्वार के खोनीबड़ इलाके में महिला के सुसाइड मामले की जांच पुलिस के लिए सिरदर्द बन चुकी है। एक तरफ जहां महिला के परिजनों ने थाने में हंगामा कर ससुराल पक्ष पर महिला की हत्या का आरोप लगाते हुए जल्द गिरफ्तारी की मांग की है, तो वहीं अब मृतक महिला के पति के सपोर्ट में आए मोहल्ले के लोगों ने भी थाने का घेराव कर विरोध जताया है। थाने में बड़ी संख्या में पहुंची महिलाओं ने कहा कि अनिता नेगी ने खुद से सुसाइड किया है, ऐसे में उनके परिवार को फंसाया जाना गलत है। वहीं इस पूरे मामले में पुलिस के सामने दोनों पक्षों को संतुष्ट कर पाना एक बड़ी सिरदर्दी बन चुका है। इस पूरे मामले पर जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। मैं तो बहुत अच्छा था उनके, मतलब ऐसा कोई वो नहीं था, परेशानी तो थी नहीं उसके घर में, क्योंकि मेन गार्जियन वही थी अपने घर की, सब कुछ वही देखती थी, सब कुछ वही करती थी। ऐसा तो घर में सभी के होता है झगड़ा, है ना। बस वो सुबह 3 लेडीज आई, उसके बाद जो हुआ वो। तो जिस तरह से उनके मायके वालों के द्वारा दहेज का जो मायके वाले अगर ऐसे है 12 साल से क्यों नहीं आए वो लोग, 12 साल से क्यों नहीं देखी उन्होंने अपनी लड़की। अगर उन भैया के साथ अगर वो इतनी परेशान थी तो एक बार तो आते कम से कम देखने। अगर उस लड़की ने सुसाइड किया है तो क्यों किया है, उसके कारणों की जांच होनी चाहिए। और अगर हम तो ये कह रहे हैं कि अगर उस लड़की के साथ कुछ अन्याय हुआ है, पुलिस को पूरी जांच करनी चाहिए, निष्पक्षता से जांच करनी चाहिए। अगर हमारा भाई दोषी है तो इस पे कार्रवाई होनी चाहिए, अगर वो दोषी नहीं है तो जो दोषी है उन पे कार्रवाई होनी चाहिए कि भाई उस लड़की ने सुसाइड क्यों किया। भाई अगर कई अन्य बातें इसमें निकल के आ रही हैं तो उन लोगों के ऊपर भी जांच बैठनी चाहिए। जो कंप्लेंट थी जांच के बाद उसमें प्रॉपर सेक्शनों में एफआईआर दर्ज हुआ है। अब उसके बाद एविडेंस कलेक्ट होंगे, विटनेसों के गवाह बयान होंगे, उसके बाद चीजें आगे होंगी। क्योंकि अभी भी कुछ लोग मेरे पास आए थे, दूसरी पार्टी भी आ रही है। अब कोई कितने लोगों को लेके आ रहा है मैटर नहीं करता है, मैटर करता है उस पर्टिकुलर केस में फैक्ट क्या है। मैंने आईओ को बात करी है, जो फैक्ट होंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई होगी। मैं कह रहा हूँ
खबर कोटद्वार से है, जहां पेयजल तकनीकी फील्ड कर्मचारी संगठन अपनी 11 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिशासी अभियंता कार्यालय के परिसर में धरने पर बैठ गया है। संगठन ने विभाग को चेतावनी दी है कि जब तक उनकी 11 सूत्रीय मांगों पर कार्रवाई नहीं होती है, तब तक उनका यह आंदोलन जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने जल संस्थान के यहां अधिशासी अभियंता पर घूसखोरी का आरोप लगाते हुए कहा कि अधिशासी अभियंता यहां प्लम्बरों के माध्यम से जनता को लूट रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं। मांग तो एक है और अधिकतर मांगे जो शाखा स्तर की है इनकी, जो इनके जुरिडिक्शन में आती है आदिवासी, लेकिन इनकी हट धर्मिता ये है कि बोनस का पेमेंट मैं महामंत्री हूँ, प्रांतीय महामंत्री, बोनस का पेमेंट हमने दिवाली से पहले करा दिया था सब जगह। यहाँ भी हमने मेल करा दिया था, लेकिन इन्होंने जानबूझ के दिवाली से अगले दिन भी 4 बजे बैंक को भेजा। अब कोई तो निकाल सके, किसी एटीएम ना हो तो कैसे निकाल लेगा। इनका इतिहास वैसे जहाँ भी रहे हैं, इनका इतिहास बहुत अच्छा रहा है। सर्वप्रथम मैं अधिशासी अभियंता महोदय को ये कहना चाहता हूँ कि आपकी जो हठ धर्मिता आपने अपनाई है, आपने बोनस के दिन आप तो अपने घर चले गए, लेकिन यहाँ पे जो हमारे बॉन्ड वाले आदमी हैं जिनको 1182 रुपए दैनिक वेतन भोग हैं, उन्होंने दिवाली कैसे मनानी है। चलो नियमित कर्मचारी तो एक बार के लिए उधारी मांग लेगा, ये अधिशासी अभियंता को ये मालूम नहीं है कि एक हिंदुओं का, एक उजाले का एक ऐसा पर्व है जिसमें कि सबको पैसा चाहिए होता है। 2-3 प्रमुख मांगे हैं। एक तो इनको जो दिवाली बोनस का इशू था इनका, वो कुछ इनको कंफ्यूजन है। दीपावली बोनस के लिए आदेश 21 तारीख को हुए थे और 21 तारीख को इसका भुगतान बैंक को कर दिया गया था। 22 तारीख को सैटरडे था, उस दिन बैंक का अपना अवकाश था। 23 को संडे था, 24 को दीपावली अवकाश था। 25 तारीख की सुबह बैंक से सभी के खाते में पैसा चला गया था, तो वो एक इनको भ्रम की स्थिति रही है। और दूसरा, ओवर टाइम और वर्दी के लिए उनकी अपनी डिमांड थी, तो उसका भुगतान किया जा रहा है, उसकी कार्रवाई चल रही है, आज इसका भुगतान हो जाएगा। धन्यवाद करता हूँ। फिलहाल कुआं में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए लगातार प्रयास कर रही है और इसी मुहिम के तहत पुलिस क्षेत्राधिकारी अभिनव चौधरी ने एक ओवर हाइट ट्रैक पर कार्रवाई करते हुए उसे सीज कर दिया है। पुलिस ने इस मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। रामनगर में पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाया है। इस दौरान पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जहां आरोपियों के पास से स्मैक और भारी मात्रा में नशे के इंजेक्शन बरामद किए गए हैं। साथ ही एसएसआई प्रेम विश्वकर्मा ने बताया कि कोटद्वार रोड क्षेत्र में पुलिस टीम ने मोहल्ला गुलरहट्टी निवासी को हिरासत में लिया है और उसके कब्जे से 3 ग्राम से ज्यादा स्मैक बरामद की है। वहीं पुलिस ने रेलवे पड़ाव निवासी सागर सिंह को रंगे हाथों गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 72 नशे के इंजेक्शन बरामद किए। मामला यह है, कल दिनांक 2 नवंबर 2022 को विद्या मंदिर कोटद्वार रोड में एक व्यक्ति स्मैक की तस्करी कर रहा था, उसे पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। और कल शाम को ही 2 व्यक्ति नशे के इंजेक्शन की बिक्री कर रहे थे, जिन्हें पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। तो ऋषिकेश के राजसी टाइगर रिजर्व में चंदन के पेड़ काटने के मामले में फॉरेस्ट गार्ड और फॉरेस्ट सवालों के घेरे में आ गए हैं। चंदन के पेड़ों की कटाई का मामला यहां स्वर्गाश्रम के बागखाला का है। मामले में डायरेक्टर साकेत बड़ौला ने फॉरेस्ट गार्ड जगदीश को सस्पेंड कर दिया है और साथ ही जबकि फॉरेस्ट हरपाल गोसाई को भी मुख्यालय से अटैच कर दिया गया है। जांच में किसी भी तरह की लापरवाही न बरतने के निर्देश डायरेक्टर ने चीला रेंज के एसडीओ प्रशांत हिंदवान को दिए हैं। पार्क प्रशासन की जांच में चंदन के पेड़ काटने वाले तस्करों की पहचान भी की गई है। पार्क प्रशासन का दावा है कि जल्द ही तस्करों को गिरफ्तार किया जाएगा। मामले के तार उत्तर प्रदेश उन्नाव से जुड़े होने की जानकारी सामने आई है। डायरेक्टर ने बताया कि मामले में विभाग ने पहले अज्ञात तस्करों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। अब सीसीटीवी फुटेज और अन्य सोर्स के जरिए पार्क प्रशासन ने तस्करों की पहचान भी कर ली है। फिलहाल 5 तस्कर चिन्हित किए गए हैं, जो हरिद्वार और स्थानीय क्षेत्र के रहने वाले हैं। रुड़की के गुलाबनगर में एक कारखाने में देर रात अचानक से आग लग गई। सूचना पर पहुंची दमकल विभाग ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। इस हादसे में एक युवक की मौत हो गई। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए रुड़की सिविल अस्पताल भेजकर आग लगने के मामले की जांच शुरू कर दी गई है।
हाँ, हमें 12:45 के आसपास सेंटर द्वारा सूचना मिलेगी कि यहाँ पर आग लगी है। उसके बाद एमडीटी के द्वारा सूचना मिली। हम मौके पर तुरंत हमारी गाड़ी यहाँ पर फायर टेंडर माइक क्रू के यहाँ पर घटनास्थल पर पहुँच गया। जो मेरे यहाँ पर उस टाइम क्रू इंचार्ज थे, उन्होंने मेरे को बताया सर आग बहुत बड़ी है। मैं तुरंत अपने वहाँ से दूसरी गाड़ी लेके यहाँ मौके पर पहुँचा और आग रिहायशी इलाकों के बीच में थी, तो हमने ये देखा कि और रिहायशी इलाकों को बचाया जाएगा। तो प्रदेश के सीएम धामी ने जिस तरह से सभी चीजों को समझा है, परखा है, उसे लेकर लगातार हर तरफ का वो निरीक्षण भी कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश भी देते हुए नजर आ रहे हैं। प्रदेश के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में समीक्षा बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में देहरादून स्मार्ट सिटी परियोजना के संबंध में चर्चा की। बैठक में अधिकारियों को स्मार्ट सिटी के काम को सही समय पर पूरा करने के निर्देश दिए। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि काम में गुणवत्ता में किसी भी तरह की लापरवाही मिलने पर दोषी अधिकारियों की सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। रुड़की नगर निगम में नगर आयुक्त के खिलाफ पार्षदों ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें कि पार्षदों का आरोप है कि बोर्ड बैठक में पास हुए प्रस्तावों पर कोई काम नहीं हो रहा और इस बारे में अगर नगर आयुक्त से बात करते हैं तो वो इसका कोई ठोस जवाब नहीं देते। यही नहीं, उन्होंने नगर निगम के द्वारा किए गए 16 करोड़ के कार्यों का हिसाब भी मांगा है। जो कार्य हुए हैं, मैंने इसीलिए आपने देखा कि मेरे पास रजिस्टर है, मैं उसकी सूची दे रहा हूं कि उनके कहने पे, उनके द्वारा लिखित में पत्र हैं, उन पत्रों के आधार पे ये कार्य कराए गए हैं। सूची मेरे पास उपलब्ध है, उनको मैं दे रहा हूं। अगर लेने को तैयार नहीं, क्योंकि बार बार ये आरोप लगाए जाते हैं कोई कार्य नहीं हुआ, तो मैंने कहा कि जो कार्य हुए हैं हम आपको सूची दे रहे हैं, इसको चेक कर लीजिए, अगर इसमें कोई गलत है तो वो सूची उनको उपलब्ध कराई जा रही है। पार्षदों के सभी के सर से पानी उतर चुका है। काफी टाइम हो चुका है कि टेंडर निकलेंगे। आज तक तो हमें टेंडर दिखाई नहीं दिए। पिछले 3 महीने से एक टेंडर की लिस्ट बन रही, वो बनी रही और मुझे लगता बनती रहेगी। और अब कह रहे हैं कि टेंडर जब निकलेंगे, जब सारे काम होंगे, पिछला निरीक्षण होगा, सारे काम के जो पिछला काम किया 16 करोड़ का, उसका निरीक्षण होगा, जब जाकर टेंडर निकलेंगे। जब देखो ना इसको आगे सितारगंज में युगल किशोर पंत ने मुख्यमंत्री के दौरे से पहले साफ सफाई को लेकर निरीक्षण किया। बता दें कि निरीक्षण के दौरान साफ सफाई दुरुस्त न होने पर नगरपालिका के अधिकारी को फटकार लगाई। इस दौरान उप जिलाधिकारी तुषार सैनी ने एक बैठक की। बैठक में शहर की साफ सफाई और अवैध अतिक्रमण को लेकर सख्त निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने डेंगू के खतरे को देखते हुए साफ सफाई के यहां पर निर्देश दिए। साथ ही साथ नगरपालिका अधिकारी को सख्त हिदायत भी दी। डेंगू की तो मेन स्वच्छता ही है, तो साफ सफाई का हम सुबह और शाम 2 पारियों में सफाई करवा रहे हैं प्रत्येक वार्ड में, और फॉगिंग नियमित रूप से की जा रही है। और जहाँ पे भी डेंगू के ज्यादा मरीज है तो वहाँ स्प्रेइंग ज्यादा मात्रा में हो रही है। और मच्छरदानी जो है हमारे पास, तो वे वितरित करने की भी इसमें हम कर रहे हैं वितरित, जहाँ से भी मांग की जा रही है। क्योंकि आज भी नगर पालिका योग के साथ जो है और नगर पालिका की टीम के साथ बैठक हुई है और इसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि जो भी शहर की साफ सफाई है उस पर पूर्ण रूप से जोर दिया जाए। और इसके साथ साथ ही जो माननीय न्यायालय का भी आदेश है कि सभी जो अधिकारी हैं क्षेत्र के इससे संबंधित, वो सभी लोग फील्ड में इसका जायजा लेंगे। तो इसी क्रम में ये नगर पालिका को बताया गया है कि अपनी टीम के साथ और हमें अवगत कराते हुए इसमें साफ सफाई में एक अभियान चलाएं। पिंकी हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर थराली ले आई है, जहां से उसे न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। बता दें कि 1 साल पहले यहां मानमती गांव में गुलाब सिंह की बेरहमी से यहां पर पिंकी की हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद से पुलिस क्षेत्र अधिकारी में यहां पर नेतृत्व में लगातार दबिशें दे रही थी और आपको बता दें कि गिरफ्तार कर लिया गया है। लगभग 1 साल के बाद आरोपी को गिरफ्तार किया गया।
द्वारा एक्सेप्ट किया गया है कि जिस दिन 13 तारीख की मॉर्निंग में पिंकी द्वारा उससे बात हुई थी और ये पिंकी उधर से आई थी और ये इधर से गया था ऊपर घटनास्थल पे। फिर इनकी आपस में जो भी बातचीत हुई है वहां इनकी हाथापाई हुई, छीना-झपटी हुई। फिर इसके द्वारा ये पहले ही उससे ये था कि एक तरह से परेशान हो रहा था, पैसे मांग रही थी बार बार। इससे ये बताया जा रहा था कि मैं उसको पैसे दे रहा था, वो और पैसे मांग रही थी मेरे से। खबर काशीपुर से है, जहां पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया है। बता दें कि यहां पर आईजीएल फैक्ट्री से केमिकल के 35 ड्रम कानपुर ले जाने के लिए ट्रांसपोर्टर से बुक कराए गए थे, जिसके बाद शंकर शर्मा ने यहां पर आईटीआई थाने में तहरीर देकर मामले की जांच की मांग की थी। वहीं पुलिस ने घटना का खुलासा करते हुए बताया कि 26 अक्टूबर को आईजीएल फैक्ट्री से वाहन में केमिकल के 35 यहां पर डूम लोड करवाकर उसे कानपुर नहीं भेजा गया, बल्कि यहीं पर उतार लिया गया था, जिसमें से अभी तक आरोपी 9 ड्रम बेच चुका है। वहीं पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच पड़ताल में जुट गई है। परंतु ये माल प्रॉपर कानपुर पहुंचने से पहले ही बीच से ये फरमान और इसके साथ के 2 व्यक्ति मोहम्मद अहमद और अकील अहमद, जो कि टांडा रामपुर के रहने वाले हैं, इनके द्वारा ये माल बीच में ही गायब कर दिया गया। तो इसमें इनके द्वारा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। इसमें हमने सभी लोगों की लोकेशंस वगैरह निकाली और तुरंत इसमें हमारी टीम को रवाना किया और इसमें ये फाइनली इसमें हमें 35 जो भी माल गया था, 35 जो ये ड्रम गए थे, इसमें से 26 ड्रम हमें बरामद हुए हैं। देहरादून में आजाद हिंद फौज के महानायक वीर शहीद केसरी चंद के 103वें जन्मोत्सव के अवसर पर सीएम धामी पवेलियन ग्राउंड पहुंचे। इस दौरान वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति के कार्यकर्ताओं ने सीएम धामी का यहां पर जोरदार स्वागत किया। बता दें कि आजाद हिंद फौज के महानायक शहीद केसरी के चित्र पर पुष्प यहां पर चढ़ाए गए। सीएम धामी ने उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए। साथ ही मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि सैनिक पुत्र होने के नाते स्वतंत्रता सेनानियों के कार्यक्रमों में शिरकत करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आजादी में अपना बलिदान देने वाले इस वीर महानायक को नमन किया और बीजेपी सरकार सैनिकों को सम्मान देने के लिए हर संभव प्रयास करती है। साथ ही देश रक्षा में अपने प्राणों की आहुति देने वाले वीर शहीद के परिवार में एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी देने का काम भी मोदी सरकार ने किया है। वहीं वीर शहीद केसरी चंद युवा समिति ने लेंसडाउन चौक का नाम बदलकर आजाद हिंद फौज के नाम से यहां पर रखने का आग्रह किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने मान लिया है। अपने सैनिक राज्य और सैन्य परंपराएं, ये हमारी महान विरासत है, जिसमें एक बड़ा योगदान हमारे जौनसार भागवत क्षेत्र के और जनजाति समाज का भी है, जिसका प्रतिनिधित्व शहीद केसरी चंद जी ने बखूबी किया। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जनजाति समाज के इसी योगदान को देखते हुए आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रत्येक वर्ष 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा पिछले वर्ष की थी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर्यावरण संरक्षण को लेकर गंभीर नजर आते हैं। अपने कार्यकाल के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने साल 2009 में रिस्पना टू यहां पर ऋषिपर्णा अभियान की शुरुआत की थी और अब फिर से इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए 4 नवंबर को वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि देवभूमि विकास संस्थान की ओर से पर्यावरण संरक्षण के लिए बड़े स्तर पर कार्यक्रम चलाकर लोगों को जागरूक किया जाएगा। एक सामाजिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और 2009 में भी हम लोगों ने रिस्पना टू ऋषिपर्णा एक मिशन चलाया था, जिसके अंतर्गत रिस्पना की स्वच्छता का अभियान था। उसको पुनः देवभूमि संस्थान इस अभियान को पुनः प्रारंभ करने जा रही है।
देहरादून में प्रदेश के मुख्य शहरों से 10 साल पुराने कमर्शियल वाहन, ऑटो और विक्रम पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि प्रदेश को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए एनजीटी ने गाइडलाइन जारी कर निर्णय लिया है और इसी दौरान परिवहन मंत्री चंदन राम दास ने बताया कि पहले चरण में देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश से इन वाहनों को हटाया जाएगा, जिसकी तिथि 31 मार्च 2023 तक निर्धारित की गई है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इन वाहनों को सीएनजी में कन्वर्ट करना होगा। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि 31 मार्च 2023 से पहले प्रदेश के मुख्य शहरों में सीएनजी पंप और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन को पूरी तरह से लेस कर दिया जाएगा। शहरी क्षेत्रों को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए एनजीटी ने विभाग को और सरकार को एडवाइजरी जारी की है कि आप प्रदेश में जो टू व्हीलर हैं और ई रिक्शा हैं जो डीजल और पेट्रोल से चलती हैं, उनको जिनकी उम्र 10 साल से ऊपर हो गई है, उनको या तो सड़कों से हटाएं या उनको सीएनजी में कन्वर्ट करें। खबर बडकोट से है, जहां 5 नवंबर से शुरू होने वाले यहां रवई शारदोत्सव मेले की तैयारी में नगरपालिका प्रशासन जोरों से जुटा हुआ है। नगरपालिका अध्यक्ष अनुपमा रावत ने आज मेले की तैयारियों को लेकर निरीक्षण किया, जिसमें उन्होंने प्रेस वार्ता के माध्यम से बताया कि 4 साल बाद नगरपालिका बडकोट में फिर से यहां रवई शारदोत्सव मेले का भव्य आयोजन किया जाना है, जिसके लिए सभी विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों से विकास मेले में सहयोग की अपील की गई है। नगरपालिका अध्यक्ष ने बताया कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मेले का उद्घाटन करेंगे। साथ ही युवाओं के खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से प्रतिभाओं को उभारने में भी ये विकास मेला मददगार साबित होगा। ये जो मेला है रवाई शारदोत्सव विकास मेला, ये पहले भी होता था, लेकिन कुछ कारणवश बीच में कोरोना काल भी चला और कई कारण रहते हैं, तो ये मेला 3-4 साल तक नहीं हो पाया है। 5 साल बाद ये मेला हो रहा है यहाँ पे। और इस मेले का न होने का एक मुख्य कारण ये भी था कि हमारे पास कोई अस्थायी मेला करने के लिए कोई मैदान नहीं था। आईटीआई का मैदान था, वहाँ पे भी 2 भाग हो गए हैं। हल्द्वानी में मोबाइल टावर निर्माण के विरोध में उत्तरांचल कॉलोनी वार्ड नंबर 37 के लोग सड़क पर उतर गए हैं। उनका आरोप है कि ये मोबाइल टावर अवैध रूप से बनाया जा रहा है और वहां से निकलने वाली रेडिएशन खतरनाक हो सकते हैं, जिस वजह से उत्तरांचल कॉलोनी के लोग के बीच में डर बना हुआ है। लोगों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि मोबाइल टावर के निर्माण को रोका जाए और ऐसा नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। आने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करी। हमें इस टावर से इसलिए दिक्कत है क्योंकि ये जो भी इसके मानक है उसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए हमें दिक्कत है। और हाई टेंशन इसके बगल में बीच से वहां से गई है, वो भी दिक्कत है। और रही बात, ये पर्सनली गाली गलौज भी करते हैं। ये पहले भी ये टावर को हटाने का 2016 में हमने कोशिश की थी, तो डीएम जो वो थे हमारे दीपक रावत जी, उन्होंने इसमें हटा दिया था, बंद कर दिया था। लेकिन इन्होंने फिर गलत परमिशन लेके पता नहीं अधिकारियों को गुमराह करके फिर इन्होंने ये टावर रातों रात फिर खड़ा कर दिया। पूरा मामला यह है कि जनहित बहुत जरूरी है और भविष्य को देखते हुए इससे जो इलेक्ट्रॉनिक मैग्नेट जो रेडिएशन किरणें निकलती है उससे बड़ी जनहानि होती है और उस किरणों से बड़ी गंभीर बीमारियां उत्पन्न होती हैं, जैसे कैंसर, और इंसानों के अलावा जानवरों को भी बड़ी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक हाई टेंशन लाइन है जिससे बड़ी जनहानि होने का खतरा है। और इसके जो नियम होते हैं, आप नियमावली पढ़ लीजिए, इसमें 2000 वर्ग फुट भूमि चाहिए शहरी उसमें, और 35 मीटर की दूरी पे, जो आबादी वाले क्षेत्र है 35 मीटर की दूरी पे ही ये टावर लगाए जाते हैं। लेकिन जो नियम का विरोध करके इन्होंने जो रातों रात, अगर ये सही तरीके से होते, दिन में इसका काम होता, रातों रात इन्होंने लेबर बुला के काम शुरू करवाया है। का मामला ये है कि जो यहाँ पे आवासीय कॉलोनी है, फर्स्टली तो ये आवासीय कॉलोनी के नियर बाय में होना नहीं चाहिए। जो इसके मानक जो नियम कानून कहता है, जो इसके रेडियल्स आप नॉर्मली जहाँ पे भी जाते हैं, अगर किसी एक्सरे वगैरह करवाते तो उससे भी कितना दूर पे आदमी को अलाउ किया जाता है। मगर यहाँ पे जो इन लोगों ने बना रखा है टावर का जो इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने करी है, उसका जो है मकान से लगभग 10 मीटर का गैप। चलिए इसी के साथ उत्तराखंड की बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।